एक बार की बात है। किसी छोटे से राज्य में एक गरीब गवाला रहता था जिसका नाम माधव था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। हर सुबह वह अपनी भैंसों को चराने जंगल की ओर निकल जाता और शाम को लौटकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में थका हारा सो जाता। उसे राजमहल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह जंगल में भैंसें चरा रहा था, तभी उसे एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक सादा वेश में एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसने दौड़कर उसकी मदद की और अपने झरने के पास उसे पानी पिलाया। जब वह होश में आई, तब माधव को पता चला कि वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि खुद राजकुमारी थी। राजकुमारी वैशाली, जो महल से भाग निकली थी क्योंकि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह तय कर रहा था। माधव को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी और कपड़ों पर कीचड़ की परत, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वह वाकई महल से दूर भागी है। माधव ने उसे अपनी झोपड़ी में छुपा लिया और कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, हंसी आई, कहानियां बंटी और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राजकुमारी को माधव की सादगी, उसकी ईमानदारी और मेहनत से लगाव हो गया और माधव को पहली बार किसी ने उसके सपनों से बड़ा देखना सिखाया। परंतु महल में राजकुमारी की तलाश जारी थी और एक दिन सैनिकों ने उन्हें ढूंढ ही निकाला। माधव को पकड़कर कैद कर लिया गया और वैशाली को महल वापस ले जाया गया। राजा ने क्रोधित होकर फैसला सुनाया कि माधव को देश निकाला मिलेगा और कभी राजमहल के पास नहीं फटकने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही माधव को देश निकाले के लिए ले जाया जा रहा था, राजकुमारी ने दरबार में सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह उसी गवाले से विवाह करेगी, वरना जीवन भर अकेली रहेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अब समझ आया कि उसकी बेटी पहली बार किसी के लिए इतनी मजबूती से खड़ी हुई है। उसने माधव को क्षमा कर दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब राजकुमारी वैशाली और गवाला माधव का विवाह धूमधाम से होगा। और इस तरह एक गरीब गवाले की किस्मत ने करवट ली और वह बन गया रानी का हमसफर। ना ही उसके हाथ में तलवार थी, ना ही सिंहासन का सपना, फिर भी उसने दिल जीत लिया। शादी के बाद भी माधव ने अपने स्वभाव की सादगी नहीं छोड़ी। भले ही वह अब महल में रहता था, लेकिन हर सुबह उठकर वह महल के बगीचे में खुद पौधों को पानी देता, सेवकों के साथ भोजन करता और हर उस इंसान से विनम्रता से पेश आता जो उसके पास आता। राजकुमारी वैशाली के लिए यह विवाह सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अपनी पसंद की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। दोनों ने मिलकर राज्य के हर गरीब और पीड़ित व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया। माधव की सोच सीधी और जमीन से जुड़ी हुई थी और वैशाली की शिक्षा व दूरदर्शिता ने उसे और प्रभावी बना दिया। कुछ वर्षों में उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। हर गांव में पाठशालाएं खुल चुकी थीं और गरीबों के लिए फसल और मवेशियों की मदद की योजनाएं चलाई जा रही थीं। लोग अब माधव को जनता का राजा कहने लगे थे। लेकिन एक रात जब राज्य में बारिश नहीं हुई और अकाल की आहट दिखाई देने लगी, तब राज दरबार में संकट के बादल मंडराने लगे। कई दरबारी यह मानने लगे कि एक गवाले को सत्ता सौंपना ही राज्य के पतन का कारण बनेगा। कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने चुपके से माधव को हटाने की योजना बनाई और महल में जहर घोलने की कोशिश की, पर वैशाली की सूझबूझ से समय रहते सब कुछ सामने आ गया। उन गद्दारों को बंदी बना लिया गया, लेकिन इस घटना ने माधव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार समझा कि सत्ता केवल सेवा नहीं, बल्कि सतर्कता भी मांगती है। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब वह खुद प्रशासन चलाना सीखेगा और फिर दिन रात राजविदों और शिक्षकों से ज्ञान लेने लगा। वर्षों बीत गए और अंततः माधव एक बुद्धिमान, दृढ़ और लोकप्रिय राजा बन गया। उसने कभी किसी पर अपनी हैसियत नहीं थोपनी चाहिए, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत ने हर शत्रु को घुटनों पर ला दिया। वैशाली ने जीवन भर उसका साथ दिया, उसके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चली। और जब दोनों वृद्ध हुए
तो उन्होंने राज्य अपने योग्य और शिक्षित जनता को सौंप दिया। आज भी उस राज्य में लोग कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक साधारण गवाले का दिल एक राजकुमारी के साहस और प्यार से राजा बना, और कैसे उस प्रेम ने एक पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। वृद्धावस्था में माधव और वैशाली ने महल की चकाचौंध से दूर एक शांत पहाड़ी पर छोटा सा कुटिया बनवाया, जहां से राज्य का दृश्य दिखाई देता था। वहीं बैठकर वे दोनों घंटों बात करते, बीते वर्षों की यादें ताजा करते और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करते। उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि उनका प्रेम कोई परी कथा बनकर रह जाए। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के सच, संघर्ष और हर कठिन मोड़ की बातें किताबों में दर्ज करवा दीं। वह पुस्तक माटी से महल तक पूरे राज्य में पढ़ी जाने लगी और हर युवा को सिखाने लगी कि ऊंचाई खून में नहीं, कर्म में होती है। राज्य की नई पीढ़ी, जिन्हें कभी गवाले जैसे शब्द से घृणा होती थी, अब उसी शब्द को गर्व से अपने नाम के साथ जोड़ने लगे थे। स्कूलों में माधव दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे गरीबों की मदद करते, सेवा का काम करते और राजकुमारी वैशाली की तरह निडर होकर अपनी बात कहना सीखते। महल अब केवल एक शाही प्रतीक नहीं रहा, बल्कि एक जन संवेदनशील केंद्र बन चुका था, जहां हर फैसला लोगों के हित में लिया जाता था। माधव और वैशाली ने अंततः वहीं पहाड़ी पर अपने जीवन की अंतिम सांसें लीं। साथ, शांत, संतुष्ट। उनके जाने के बाद उस कुटिया को एक स्मारक में बदल दिया गया, जिसे लोग आज भी प्रेम और परिश्रम की गाथा कहकर जानते हैं। जो कभी एक अनजान गवाला था, उसकी मूर्ति आज महल के द्वार पर खड़ी है, सरल, मुस्कुराती और लोगों को याद दिलाती कि असली राजसी ठाठ सिर्फ सोने के मुकुट में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो अपने लोगों के लिए धड़कता है। और इस तरह एक गरीब गवाले और राजकुमारी की वह प्रेम कहानी अमर हो गई, जो कभी जंगल के झरने के पास एक बेहोश लड़की से शुरू हुई थी और अब पूरे राज्य की आत्मा बन चुकी थी। समय के साथ वह राज्य इतना प्रगतिशील और संगठित हो गया कि आसपास के कई बड़े बड़े राज्यों ने भी उनके आदर्शों को अपनाना शुरू कर दिया। माधव के नेतृत्व का असर इतना गहरा था कि आज भी वहां के प्रशासनिक नियमों में उसकी सोच की झलक मिलती है। किसानों के लिए विशेष योजनाएं, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और युवाओं को स्वरोजगार सिखाने वाले केंद्र उसी के समय की देन है। उसका सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उसने लोगों को यह यकीन दिलाया कि नेतृत्व वंश से नहीं, विचारों और कर्म से तय होता है। उसने राजा होते हुए भी खुद को जनसेवक कहलवाना पसंद किया और कभी अपने पद का दिखावा नहीं किया। वैशाली ने भी हमेशा उस समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिन्हें पहले सिर्फ महलों की शोभा समझा जाता था। उसने हर गांव में स्त्री शिक्षा केंद्र खुलवाए और खुद वहां जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन दोनों के जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं था कि वे शाही जीवन जी रहे थे, बल्कि यह था कि उन्होंने एक ऐसा राज्य खड़ा किया जिसमें हर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार सम्मान मिलता था। उनके जाने के बाद राज्य की बागडोर किसी राजघराने को नहीं, बल्कि एक आम शिक्षक को सौंपी गई, जो माधव का छात्र रहा था और उसके ही आदर्शों पर चलता था। लोगों ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार किया, क्योंकि अब राज्य में लोगों की नजर में राजा वो होता था जो सबसे बेहतर सोच रखे, न कि वो जो ताज पहने। कहा जाता है कि आज भी जब किसी पिता की गोद में उसका बेटा कुछ बड़ा सोचता है या किसी गरीब लड़की की आंखों में सपने पलते हैं, तो बुजुर्ग यही कहानी सुनाते हैं, माधव और वैशाली की कहानी। यह कहानी सिर्फ प्रेम या सत्ता की नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मबल की थी जो हालात को बदल सकता है, उस दृष्टि की थी जो भीड़ में एक अनमोल रत्न को पहचान सकती है, और उस साहस की जो नियमों की दीवार तोड़कर समाज को नया रास्ता दिखा सके। उस गरीब गवाले और राजकुमारी ने यह साबित कर दिया कि जब दो सच्चे दिल साथ आते हैं तो वे सिर्फ एक कहानी नहीं बनाते, वे इतिहास बना जाते हैं। वर्षों बीत गए,
पर माधव और वैशाली की बनाई हुई नींव इतनी मजबूत थी कि उनके जाने के दशकों बाद भी राज्य की रूह में उनकी खुशबू बसी रही। उनके स्मारक पर हर साल हजारों लोग आते, फूल चढ़ाते और मौन बैठकर उस महान प्रेम और तपस्या को महसूस करते जिसने एक पूरे युग को दिशा दी थी। उनकी समाधि के पास आज भी वह पुराना झरना बहता है जहां पहली बार माधव ने वैशाली को देखा था। उस शांत पानी की कलकल ध्वनि जैसे अब भी वह पहली मुलाकात दोहराती हो। सांझ के समय जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलने लगता है तो उनकी कुटिया की छत से सुनहरी किरणें उतरती हैं और ऐसा लगता है मानो माधव और वैशाली वहीं बैठकर उस सुंदर दृश्य को निहार रहे हों। ग्रामीणों का मानना है कि कई बार किसी अकेले राहगीर को पहाड़ी पर एक वृद्ध जोड़ा दिखाई देता है जो मुस्कुरा रहा होता है, कभी एक गवाले के कपड़ों में, कभी रानी के आंचल में। लोग इसे चमत्कार नहीं मानते बल्कि आशीर्वाद समझते हैं। और इस तरह वह कहानी जो एक गुमनाम जंगल से शुरू हुई थी अब हर दिल का हिस्सा बन गई है। बच्चों की किताबों में वह प्रेरणा बन गई, लोक गीतों में वह गूंज बन गई और लोगों की सोच में वह बदलाव बन गई। एक गरीब गवाला और एक साहसी राजकुमारी ने जिस प्रेम और संघर्ष का बीज बोया था वह अब वटवृक्ष बनकर पूरे समाज को छांव दे रहा है। कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में न रुतबा मायने रखता है, न जाति, न वर्ग। मायने रखती है सिर्फ नीयत। और जब नीयत साफ हो तो एक झोपड़ी से भी राज्य चलाया जा सकता है और दिलों पर राज किया जा सकता है। समय की रेत पर चाहे कितनी भी लहरें क्यों न चली हों, माधव और वैशाली की वह प्रेम गाथा कभी धुंधली नहीं हुई। इतिहासकारों ने जब उनके जीवन का दस्तावेज तैयार किया तो पाया कि यह कहानी केवल एक राजा और रानी की नहीं बल्कि आम लोगों की आकांक्षाओं, संघर्षों और आत्मसम्मान की कहानी थी। इसने समाज को यह एहसास दिलाया कि किसी व्यक्ति की हैसियत उसकी पैदाइश से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से तय होती है। जो गवाला कभी अपने गांव में गुमनाम था वही बाद में हजारों लोगों की आवाज बना, और जो राजकुमारी कभी महल की दीवारों पे बीमारियां कैद थी वही पूरे राज्य में स्त्री स्वतंत्रता की पहली लौ बनी। यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी मृत्यु के वर्षों बाद जब एक नई पीढ़ी ने शासन संभाला तब भी उस पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रेरणा माधव और वैशाली ही रहे। कई पीढ़ियों ने अपने बच्चों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा ताकि वे भी उसी सच्चाई, साहस और दया के रास्ते पर चलें। गांवों में आज भी त्योहारों के समय लोक नृत्यों और कथाओं में उनकी गाथा जीवंत हो उठती है। वो दृश्य जब माधव पहली बार झरने पर वैशाली से मिला था, या वो क्षण जब वैशाली ने पूरी सभा के सामने अपने प्रेम की घोषणा की थी, या वो अंतिम दृश्य जब दोनों ने पहाड़ी पर एक दूसरे का हाथ थामे जीवन को पूर्णता में विदा किया। उनकी स्मृति में हर वर्ष राज्य भर में एक आयोजन होता है, माधव वैशाली उत्सव, जिसमें प्रेम, परिश्रम, समानता और सेवा जैसे मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। इस उत्सव में कोई राजा नहीं होता, कोई मंत्री नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस लोग होते हैं जो एक दूसरे की आंखों में वह सपना देखते हैं जो कभी एक गरीब गवाले और एक राजकुमारी ने साझा किया था। और जब रात के अंधेरे में आकाशदीप उड़ाए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस पहाड़ी पर जहां से कहानी शुरू हुई थी अब भी दो आत्माएं मुस्कुरा रही हैं, जैसे कह रही हों कि असली राजसी वैभव ताज में नहीं बल्कि उस प्रेम में है जो हर भेद मिटा दे और उस सेवा में है जो हर दिल को छू जाए। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन माधव और वैशाली की कहानी एक पवित्र विरासत की तरह लोगों के दिलों में जिंदा रही। उनके नाम पर बने विद्यालयों, चिकित्सालयों और पुस्तकालयों ने पूरे राज्य को शिक्षा और सेवा की दिशा में मजबूत किया। कभी जिस राज्य में गरीब को दरबार में घुसने की इजाजत नहीं होती थी, वहां अब हर नागरिक को राजमहल में खुला प्रवेश था, क्योंकि माधव ने शासन का चेहरा नहीं, उसकी आत्मा बदल दी थी। उन्होंने हर पद को जनता के सामने जवाबदेह बनाया और हर योजना को सबसे नीचे खड़े व्यक्ति की जरूरत के अनुसार ढाला।
एक बार एक विदेशी विद्वान जब राज्य में आया और वहां की व्यवस्था देखी तो उसने कहा, यहां तो जैसे कोई सपना जी रहा है, जहां राजा और रानी जनता की तरह रहते थे और जनता खुद को राजा समझती थी। उसका यह कथन बाद में राज्य के मुख्य द्वार पर पत्थर में खुदवाया गया, ताकि हर आने जाने वाला यह समझ सके कि यह भूमि एक ऐसे युग की गवाह रही है जहां सच्चा शासन प्रेम, विश्वास और न्याय से चला करता था। लोक साहित्य में आज भी एक प्रसिद्ध कहावत सुनाई देती है, जहां झरना गाता है और पहाड़ मुस्कुराते हैं, समझो वहीं कभी माधव वैशाली ने प्रेम किया था। यह कहानी अब केवल शब्दों में नहीं ही बल्कि आचरण में जिंदा है। गांव की दादी जब अपने पोतों को कहानी सुनाती है तो वह यह नहीं कहती कि माधव राजा था, बल्कि कहती है, माधव वो था जो कभी किसी को छोटा नहीं समझा, और वैशाली वो थी जिसने कभी डर के आगे सिर नहीं झुकाया। ऐसी थी वह कहानी, न तो केवल प्रेम कथा, न ही केवल संघर्ष की कहानी, बल्कि वह प्रकाश जिसने अंधेरे में उम्मीद दिखाई, वह बीज जिसने बंजर जमीन में सपना उगाया, और वह गूंज जिसने सदियों के बाद भी अपने स्वरों से लोगों की आत्मा को छू लिया। और इसलिए जब भी कोई बच्चा किसी झोपड़ी में जन्म लेता है तो मां उसकी आंखों में देखकर कहती है, तू भी एक दिन माधव बन सकता है। राज्य के कोने कोने में आज भी ऐसी निशानियां हैं जो माधव और वैशाली के जीवन की सादगी और गहराई की गवाही देती हैं। वह लकड़ी की पुरानी कुटिया जहां दोनों ने अंतिम वर्षों को बिताया था, अब एक तीर्थ सा बन चुकी है। लोग वहां चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद कर उनके समय को महसूस करते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करने की प्रेरणा पाते हैं। कुटिया के पास एक पत्थर की छोटी सी चबूतरी है जिस पर लिखा है, सत्ता सेवा हो तो स्वर्ग बनती है, प्रेम समर्पण हो तो इतिहास बनता है। यही वाक्य मानो पूरी कथा का सार है। कई बार उस पहाड़ी पर तेज हवा चलती है और झरने की बूंदें दूर तक उड़ती हैं, तो वृद्ध गांव वाले धीरे से कहते हैं, देखो, माधव वैशाली आज भी साथ चल रहे हैं। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि उस अमिट छाप का असर है जो उन्होंने लोगों के हृदय में छोड़ी। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी इतिहास में उनका नाम युद्ध जीत राजाओं से ऊंचा लिखा गया, क्योंकि उन्होंने आत्मा का युद्ध लड़ा था, अहंकार के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध और उस व्यवस्था के विरुद्ध जो इंसान को उसकी जाति, हैसियत और वंश से परिभाषित करती थी। अब राज्य के बच्चों को शौर्य की कहानियां केवल तलवारों से नहीं, माधव की करुणा और वैशाली के साहस से सुनाई जाती है। उनकी कहानी स्कूलों में केवल पाठ नहीं, अभ्यास है, सच्चाई से जीने का, प्रेम से सोचने का और विनम्रता से आगे बढ़ने का। उनके जीवन पर बनी नाट्य प्रस्तुतियां गांव-गांव जाकर दिखाई जाती हैं, जिनमें लोग रोते हैं, मुस्कुराते हैं और अंत में तालियां नहीं, मौन श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि यह कहानी अंत नहीं मांगती, यह अपने आप में एक निरंतर चलती हुई रोशनी है। और जब चांदनी रात में पहाड़ी की चोटी पर से दूर दूर तक महल की रोशनी फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे दो सच्चे दिलों का प्रेम अब पूरे राज्य को आलोकित कर रहा हो। माधव और वैशाली नहीं रहे, पर जो मूल्य वे छोड़ गए वे अमर हैं। हर उस दिल में जो न्याय चाहता है, हर उस आत्मा में जो प्रेम से हिलती है, और हर उस सपने में जो भले झोपड़ी में जन्म ले, पर उड़ान राज सिंहासन से भी ऊंची हो। वो झोपड़ी जहां से माधव का जीवन शुरू हुआ था, आज एक संग्रहालय में बदल चुकी है। वहां उसकी पुरानी बांसुरी, चरवाहे की लाठी और वो सादी चादर भी रखी है जिसमें वो कभी महलों की बातों को एक सपना समझकर मुस्कुराया करता था। बच्चे वहां आकर ये सब देखकर चौंकते हैं कि क्या सचमुच ऐसा कोई राजा था जो खेतों से उठा और सिंहासन तक पहुंचा, और फिर भी एक किसान ही बना रहा। उस संग्रहालय की दीवारों पर वैशाली की लिखी पंक्तियां खुदी हैं,
प्रेम अगर सच्चा हो तो वह सत्ता को सेवा बना देता है, और सेवा अगर निस्वार्थ हो तो वह किसी को भी राजा बना सकती है। कई विद्वानों और कवियों ने इस प्रेम गाथा पर ग्रंथ और महाकाव्य लिखे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि माधव और वैशाली की असली कहानी उन किताबों में नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार में है। जब एक नौजवान बूढ़े को रास्ता देता है, जब एक मुखिया गांव के सबसे गरीब को पहले बोलने का मौका देता है, या जब कोई बच्चा अपनी छोटी सी कमाई में से आधा किसी जरूरतमंद को दे देता है, तब महसूस होता है कि यह वही बीज है जो उस दिन जंगल के झरने के पास बोया गया था। राज्य की सीमा से बाहर भी अब उनके नाम का सम्मान होता है। दूसरे राज्यों के राजा जब इस भूमि में प्रवेश करते हैं तो घोड़े से उतरकर नंगे पांव उस पवित्र चबूतरे तक जाते हैं जहां एक गवाले की मूर्ति खड़ी है, और सिर झुकाते हैं। यह न तो डर से होता है न परंपरा से, बल्कि यह श्रद्धा है उस विचार की जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत और प्रेम किसी ताज या तलवार से कहीं ऊपर की चीज है। और जब रात के तीसरे पहर हवा में हल्की सी बांसुरी की आवाज आती है तो गांव के बुजुर्ग आंखें बंद कर कहते हैं, माधव फिर चला है पहाड़ी की ओर, वैशाली उसका इंतजार कर रही है। और यही आखिरी सच है इस अमर कथा का कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है और सदी दर सदी आत्माओं में जीवित रहता है। और अब जब कभी राज्य के किसी कोने में कोई बच्चा अपने सपनों को लेकर उलझन में होता है, कोई लड़की अपने अधिकारों के लिए डरती है, या कोई गरीब किसान जीवन की कठिनाइयों से टूटता है, तो उनके सामने माधव और वैशाली की कहानी मिसाल बनकर खड़ी हो जाती है। यह कहानी अब न तो एक समय की बात रह गई है और न ही सिर्फ दो लोगों की। यह अब पूरे समाज का आईना बन चुकी है, जो बताती है कि सच्चा परिवर्तन केवल हथियारों या आदेशों से नहीं बल्कि दिलों को छूने वाले कर्मों से आता है। राज्य की विश्वविद्यालयों में आज भी एक विशेष पाठ्यक्रम मानवता और नेतृत्व के नाम से पढ़ाया जाता है, जो पूरी तरह माधव के जीवन पर आधारित है। वहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि नेतृत्व का असली मतलब सत्ता पाना नहीं बल्कि उस सत्ता को सेवा में बदल देना है। वहीं वैशाली को स्त्री सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, जिसने राजमहल की परछाइयों से निकलकर उस समाज के लिए आवाज उठाई जो हमेशा चुप रहा करता था। उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष पहाड़ी के नीचे हजारों दीप जलाए जाते हैं। लोग चुपचाप बैठकर उस चबूतरे की ओर देखते हैं जहां से कभी उनकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां कोई भाषण नहीं होता, कोई तामझाम नहीं, बस मौन होता है, श्रद्धा होती है और वो हवा जो अब भी उनकी उपस्थिति का आभास देती है। कहते हैं कुछ बहुत भाग्यशाली लोग उन रातों में झरने के पास एक छाया देखते हैं, एक युवक बांसुरी बजाता हुआ और पास ही एक युवती जो गहरी आंखों से उसे देखती है। वे दोनों कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं, जैसे ये दिखाना चाहते हों कि वे कभी गए ही नहीं, वे अब हर दिल में हैं। क्योंकि प्रेम जब त्याग और सेवा से जुड़ जाए तो वह मिटता नहीं, वह कालजयी हो जाता है। और यही वह अंतिम सच्चाई है इस कथा की कि एक गरीब गवाला और एक साहसी राजकुमारी ने इतिहास नहीं, अमृतत्व रचा था। आज भी उस राज्य के हर गांव, हर गली में जब कोई नई दुल्हन ससुराल आती है तो बुजुर्ग महिलाएं चुपचाप उसे एक बात कहती हैं, राजघराने की बहू बनने से पहले वैशाली बनना सीखो। और जब कोई युवक अपने सपनों की तलाश में निकलता है तो उसके पिता उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं, तू माधव बन बेटा, भीड़ से नहीं दिल से राजा बन। इस प्रकार यह कहानी एक परंपरा नहीं, एक विचार बन चुकी है जो हर पीढ़ी को अपने भीतर नया उजाला देने का वचन देती है। राज्य की उस पहाड़ी पर अब एक सुंदर स्मृति उद्यान बना है जिसे माधव वैशाली प्रेरणा वन कहा जाता है।
वहां स्कूलों के बच्चे आते हैं, मौन ध्यान करते हैं और उन पगडंडियों पर चलते हैं जहां एक दिन एक साधारण गवाला और एक अनमोल रानी चले थे। उस वन के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे एक संगमरमर की पट्टिका पर कुछ शब्द खुदे हैं। हमने जो प्रेम जिया वह तुम्हारे भीतर जिए। अगर कभी अंधेरा लगे तो इसी प्रेम की लौ से खुद को रोशन करना। यह वह वाक्य है जो हर थके हुए मन को संबल देता है और हर टूटे हुए विश्वास को फिर जोड़ने की शक्ति। बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन उस राज्य में आज भी यही मान्यता है कि कोई भी राजा तभी सच्चा कहलाता है जब वह अपने सबसे अंतिम नागरिक के दुहक को समझे, और कोई भी प्रेम तभी संपूर्ण होता है जब उसमें त्याग हो, बराबरी हो और आत्मा का संवाद हो। माधव और वैशाली की कहानी न केवल प्रेरणा है बल्कि एक कसौटी है जिस पर हर संबंध, हर निर्णय और हर सपना परखा जाता है। और जब रात गहराती है और झरने की ध्वनि चारों तरफ फैल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे दो आत्माएं उस जलधारा के पार अब भी एक दूसरे को देख रही हों, मौन में लेकिन पूर्णता में। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह केवल अतीत की नहीं, हर उस हृदय की है जो सच्चा प्रेम, सच्चा संघर्ष और सच्चा जीवन जीने का साहस रखता है। सालों बाद जब इतिहासकारों ने राज्य का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इस भूमि की सबसे बड़ी विरासत कोई महल, युद्ध या साम्राज्य नहीं, बल्कि वो संवेदनशीलता थी जो माधव और वैशाली ने समाज में बो दी थी। उन्होंने पाया कि जिस भूमि में एक गवाला राजा बना और एक राजकुमारी ने महलों का मोह त्याग कर एक झोपड़ी को मंदिर बना दिया, वहां की मिट्टी में ही न्याय, प्रेम और बराबरी घुल चुका था। धीरे धीरे यह राज्य उस संपूर्ण देश के लिए एक आदर्श बन गया। दूसरे राज्यों ने भी अब अपने राजकुमारों को उसी प्रेरणा वन में भेजना शुरू किया, ताकि वे पहले माधव की तरह जीना सीखें, फिर शासन करना। वैशाली के जीवन पर देश भर में नाटक, नृत्य नाटिका और फिल्मों का मंचन हुआ, पर कोई भी कलाकार उस गहराई को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया जो वैशाली के चेहरे पर उस समय झलकती थी जब उसने पहली बार महल के सिंहासन को ठुकराकर माधव का हाथ थामा था। लोकगीतों में आज भी जब उनके प्रेम का वर्णन होता है तो ढोलक की थाप पर गायक धीरे से कहता है, ना ओढ़नी में मोती मांगा, ना हीरा कंगन मांगा, राजा छोड़ा, प्रेम चुना, जो मन के भीतर जागा। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि उस मूल सोच की सजीव झलक है जिसने सैकड़ों साल बाद भी लोगों को बदलकर रख दिया। अब उस झरने को भी प्रेम सरोवर कहा जाने लगा है। हर साल हजारों युवा जोड़े वहां पहुंचते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं और उसी चट्टान पर बैठकर एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि वे भी अपने जीवन को सिर्फ सांसों से नहीं, सच्चाई और समर्पण से जिएंगे। माधव और वैशाली की स्मृति अब किसी एक जाति, वर्ग या राज्य तक सीमित नहीं रही। वह अब उस सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है जहां प्रेम, आत्मसम्मान और सेवा तीनों एक साथ चलते हैं। और इसीलिए जब भी कोई मनुष्य दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला, टूटा या छोटा महसूस करता है तो यह कथा उसके भीतर धीरे से फुसफुसाती है, तू अकेला नहीं। एक दिन एक गवाला भी राजा बना था और एक राजकुमारी ने प्रेम के लिए पूरी दुनिया छोड़ दी थी। कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, पर जो प्रेम आत्मा की गहराइयों से उपजा हो वह न समय से मिटता है, न इतिहास से। माधव और वैशाली की गाथा इसका जीवंत प्रमाण है। वर्षों बीत चुके थे, महल के पत्थर भी अब धूप बरसात से घिस चुके थे, लेकिन लोगों के दिलों में उनके नाम पहले से कहीं अधिक उजले, कहीं अधिक जीवंत थे। राज्य के साहित्यकारों ने उनकी कथा को केवल कहानी नहीं, एक दर्शन के रूप में स्वीकार किया। माधववाद नामक एक विचारधारा का जन्म हुआ जिसमें यह सिखाया गया कि व्यक्ति का मूल्य जन्म से नहीं, कर्म और दृष्टिकोण से तय होता है। इस दर्शन ने न केवल समाज के वर्ग भेद को तोड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन दिलाया कि अगर सत्य, प्रेम और सेवा से जिया जाए
तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। वैशाली के नाम पर स्थापित महिला विश्वविद्यालय आज पूरे देश में सबसे अग्रणी संस्थान माना जाता है। वहां की हर छात्रा को पहले दिन वह वाक्य सुनाया जाता है जो वैशाली ने सभा में कहा था, मैं किसी से नीचे नहीं, मैं उसी धरती की बेटी हूं जहां न्याय हवा में घुलता है। और माधव की स्मृति में चलने वाले गरीब सहायता केंद्रों में आज भी हर जरूरतमंद को उसी सरलता से सहायता मिलती है, जैसे कभी माधव ने एक अजनबी स्त्री को बिना पूछे भोजन परोसा था। यह वह प्रेम कथा थी जो ताजमहलों में नहीं, टूटी झोपड़ियों में पली बढ़ी, जो कवियों के काव्य से नहीं, चरवाहे की बांसुरी से निकली, और जो अंत में मौत से नहीं, अमृता से जुड़ी। अब यह कहानी केवल सुनाई नहीं जाती, यह जिया जाता है। जब कोई बच्चा भूख में भी किसी और बच्चे को अपनी रोटी का टुकड़ा दे देता है, या कोई लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए समाज के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो समझ लीजिए माधव और वैशाली अब भी इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे सुंदर सत्य है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी। यह हर उस दिल में जीवित रहेगी जो प्रेम को स्वार्थ नहीं, पूजा समझे, जो सत्ता को हक नहीं, जो जिम्मेदारी माने, और जो जीवन को दिखावे में नहीं, आत्मा की सच्चाई में जिए। यही विरासत है एक गरीब गवाले और एक साहसी राजकुमारी की, अमर, अपराजेय और अनंत। समय की रेत पर लाखों कहानियां आती हैं और बह जाती हैं, पर जो कहानियां आत्मा को छू लें, वे इतिहास नहीं बनती, वे परंपरा बन जाती हैं। माधव और वैशाली की कथा अब राजकुमार और राजकुमारी की साधारण प्रेम गाथा नहीं रही। वह एक जीवंत चेतना बन चुकी है जो हर विचारशील व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं स्पंदित होती है। अब राज्य की मुद्रा पर माधव वैशाली की छवि छपी होती है, लेकिन वह महलों के वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक गवाले के कुर्ते और एक साधारण लड़की के आंचल में, जिससे यह संदेश फैलता है कि सच्चाई और प्रेम का वजूद दिखावे में नहीं, सादगी और साहस में होता है। हर वर्ष राज्य में माधव वैशाली दिवस मनाया जाता है, जिस दिन राजा का सिंहासन खाली छोड़ दिया जाता है और गांव के सबसे साधारण व्यक्ति को एक दिन का प्रतीक राजा बनाया जाता है, जिससे पूरा राज्य यह याद रखे कि किसी भी सिंहासन की असली शक्ति उस पर बैठने वाले की संवेदना से तय होती है, न कि उसके वंश से। वैशाली की आखिरी इच्छा थी कि उसके बाद उसकी कोई मूर्ति न बने, बल्कि हर बेटी को अवसर मिले अपने निर्णय खुद लेने का। और यही कारण है कि अब राज्य के हर गांव में लड़कियों के लिए अलग स्कूल हैं और उनमें पहले पाठ के रूप में वैशाली का नाम लिखा होता है, जिसने प्रेम किया पर खुद को खोया नहीं, जिसने त्याग किया पर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। जब पहाड़ियों पर हल्की बारिश होती है और झरना अपनी मधुर राग में बहता है, तो कभी-कभी वहां की हवा में एक पुराना मीठा स्वर सुनाई देता है, बांसुरी की धुन जो वर्षों पहले उस गवाले की उंगलियों से निकली थी। और जब कोई प्रेमी युगल उस धुन को सुनता है, तो वह एक दूसरे से बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। यह वही प्रेम है जो शब्दों का मोहताज नहीं, आत्मा का संगीत है। तो यह कथा जो एक गवाले की झोपड़ी से शुरू हुई थी और एक साम्राज्य के दिल से निकली थी, अब एक आदर्श बनकर हर इंसान को प्रेरित करती है। यह बताती है कि जीवन में बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि महान होना जरूरी है। और महानता न खून में होती है, न जाति में। वह तो बस एक सच्चे दिल की तपिश में होती है, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे। माधव और वैशाली चले गए, लेकिन जो दीपक उन्होंने जलाया वह अब बुझ नहीं सकता। उस दीपक की लौ अब हर उस दिल में जलती है जो जिंदगी को सिर्फ भोग नहीं, योगदान समझता है। हर वो मां जो अपने बेटे को यह सिखाती है कि किसी का सम्मान उसकी वेशभूषा से नहीं, उसके व्यवहार से करना चाहिए, वह दरअसल वैशाली की सोच को आगे बढ़ा रही है। और हर वो बेटा जो खेतों में काम करके भी अपने सपनों को नहीं छोड़ता, वह माधव की छवि को जी रहा है। अब उस राज्य के हर त्योहार की शुरुआत उस पहाड़ी की ओर दीप जलाकर की जाती है जहां माधव
पहली बार वैशाली से मिला था। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा है, जिस पर बस एक वाक्य उकेरा गया है, जहां प्रेम ने जन्म लिया वहीं जीवन ने अर्थ पाया। लोग उस पत्थर को छूते नहीं, उसकी छाया में बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे वहां अब भी कोई बैठा है जो उन्हें देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और शायद एक बार फिर बांसुरी बजाने ही वाला है। दूर पहाड़ियों से नीचे बहती हुई वह पुरानी नदी अब भी उसी दिशा में बह रही है, लेकिन उसकी धार में अब लाखों कहानियां समाई हुई हैं। हर लहर जैसे कह रही हो, किसी का जन्म छोटा नहीं होता अगर उसका हौसला बड़ा हो, किसी का प्रेम अधूरा नहीं होता अगर उसमें समर्पण सच्चा हो, और किसी की विरासत मिटती नहीं अगर वो इंसानियत के लिए जिया हो। इस तरह माधव और वैशाली की कहानी अब किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी है। खेतों की मिट्टी, बच्चों की हंसी, स्त्रियों की आंखों का आत्मविश्वास और बुजुर्गों की कहानियों की नमी में वह आज भी जिंदा है। यह प्रेम कथा अब किसी अंत की मोहताज नहीं, क्योंकि यह वो कहानी है जो हर सुबह फिर से शुरू होती है, हर शाम फिर से जी जाती है और हर दिल में एक नई रोशनी बनकर जलती है। और जब जब किसी कठिन समय में समाज टूटने लगता है, जब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई फिर से चौड़ी होने लगती है, जब जाति वर्ग या नाम के कारण किसी को नीचा दिखाया जाने लगता है, तब लोग चुपचाप उस पहाड़ी की ओर देखते हैं जहां कभी एक साधारण गवाले ने प्रेम और न्याय के बल पर पूरी व्यवस्था को बदल दिया था। लोग जानते हैं कि वहां जाकर कोई समाधान नहीं मिलेगा, पर वहां खड़े रहकर उन्हें वह साहस जरूर मिल जाता है जो उन्हें अपने भीतर के माधव को फिर से पहचानने में मदद करता है। राज्य की सबसे पुरानी ग्रंथशाला में अब एक कक्ष है जिसे जीवंत स्मृति कहा जाता है। वहां कोई किताबें नहीं, सिर्फ खामोशी है। लोग वहां आते हैं, बैठते हैं और सोचते हैं कि अगर माधव उस समय डर जाता, अगर वैशाली समझौता कर लेती तो क्या होता। यह सोचते ही लोगों को अपने फैसलों की दिशा साफ दिखने लगती है। वह जगह किसी धर्म का मंदिर नहीं, किसी तिलक का पवित्र स्थान नहीं, बल्कि वह आत्मा का दर्पण है, जहां जाकर इंसान खुद से मिल पाता है। वहीं पास के गांवों में आज भी लोग किस्से कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को झरने के किनारे एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई लड़की श्वेत वस्त्र में खड़ी हो और सामने एक युवक उसे बांसुरी बजाकर कुछ सुना रहा हो। कोई कहता है कि यह सिर्फ कल्पना है, कोई कहता है आत्मा की प्रतिध्वनि, लेकिन जो वहां जाकर वो क्षण जी लेते हैं, वे लौटते हुए कहते हैं, हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया। अब ये कहानी सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बरसी काते बसे के, बल्कि बड़ों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। यह उन्हें याद दिलाने के लिए सुनाई जाती है कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग और सच्चा स्वाभिमान कभी पुराने नहीं होते। और शायद यही माधव और वैशाली की सबसे बड़ी जीत है कि उन्होंने सिर्फ एक युग को नहीं बदला, उन्होंने आने वाले हर युग के दिलों में वह बीज बो दिया है जो हर बार कठिन समय में उम्मीद बनकर उगता है। न वे जीवित हैं, न उनके पदचिन्ह, लेकिन उनका विचार, उनकी अनुभूति और उनका प्रेम आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा जब तक इस धरती पर इंसानियत बाकी है। और इसीलिए जब कभी कोई बालक अपनी मां से पूछता है, मां, क्या सचमुच कोई गरीब गवाला राजा बन सकता है, तो वह मुस्कुराकर झुकती है, उसका माथा चूमती है और धीरे से कहती है, अगर वह अपने मन में सच्चाई, प्रेम और हिम्मत रखे तो वह न केवल राजा बन सकता है, बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा रक्षक भी। उस पल मां की आंखों में चमक होती है और बच्चे की कल्पना में वह गवाला उभर आता है, जिसके पास न घोड़ा था न तलवार, पर जिसकी बांसुरी की धुनों ने राजकुमारी का दिल जीत लिया था। समय के साथ लोगों ने उस गाथा को भुलाया नहीं, बल्कि उसे हर कला, संस्कृति और जीवनचर्या में बुन दिया।
लोक चित्रों में अब माधव वैशाली की झलक होती है, जिसमें वे राजा रानी के पोशाकों में नहीं बल्कि साधारण वस्त्रों में आम जन के बीच बैठे होते हैं, जैसे बता रहे हों कि सच्चा गौरव ऊंचे सिंहासनों में नहीं, नीचे बैठे लोगों की सेवा में है। राज्य की अदालतों में अब एक नियम है जिसे माधव नीति कहा जाता है, जहां हर फैसले से पहले न्यायाधीश खुद से एक प्रश्न पूछता है, क्या यह निर्णय उस चरवाहे के लिए भी न्यायपूर्ण होता जिसके पास सिर्फ बांसुरी और आत्मसम्मान था? अगर उत्तर हां है, तभी फैसला सुनाया जाता है। सालों बाद भी जब कोई विदेशी यात्री उस राज्य में आता है और उस प्रेम कथा के बारे में पूछता है, तो उसे कोई किताब नहीं दी जाती, बल्कि उसे झरने के पास बैठा दिया जाता है और कहा जाता है, बांसुरी की धुन सुनो। अगर सुन सको तो समझ जाओगे कि वह प्रेम क्या था, जो समय से भी ज्यादा जीवित है। यह वही प्रेम है जिसने गरीबी को कमजोरी नहीं, शक्ति बनाया, जिसने स्त्री की चुप्पी को साहस की आवाज में बदला, जिसने यह साबित किया कि जन्म से राजा होना कोई उपलब्धि नहीं, किंतु अपने कर्मों से किसी का जीवन बदल देना। वह सच्चा राज्य है। और आज भी जब चांदनी रात में हवाएं उस पहाड़ी से होकर गुजरती हैं, तो लगता है जैसे कोई बांसुरी फिर बज उठी हो और कोई आंखें फिर एक दूसरे को देख रही हों, बिना कहे बिना मांगे, बस प्रेम से, उसी अमर प्रेम से जो कभी गवाले की बांसुरी से निकला था और आज तक हर दिल में बज रहा है, धीरे पर सच्चाई से, हमेशा के लिए। और अब जब वह राज्य अपनी उन्नति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तकनीक और समृद्धि से भर गया है, तब भी हर साल एक दिन ऐसा आता है जब पूरे राज्य की सारी रोशनी बुझा दी जाती है, सभी काम रोक दिए जाते हैं और हर गली, हर घर, हर विद्यालय में बस एक ही आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की। यह दिन मौन बांसुरी पर्व कहलाता है। उस दिन कोई भाषण नहीं होता, कोई उत्सव नहीं, सिर्फ लोगों की आंखें बंद होती हैं और दिल खुले होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं कि कहीं वे खुद के भीतर के माधव या वैशाली को तो नहीं भुला बैठे। वहीं दूसरी ओर उस पुरानी झोपड़ी को जहां माधव रहा करता था, अब एक स्मृति केंद्र में नहीं, एक साधारण पाठशाला में बदला गया है। वहां आज भी बच्चों को जमीन पर बैठाकर सिखाया जाता है, न केवल पढ़ना लिखना, बल्कि यह भी कि अगर आत्मा सच्ची हो तो संसार झुक जाता है। उस पाठशाला का दरवाजा खुलता नहीं, धक्का देना पड़ता है, क्योंकि वे सिखाते हैं कि जीवन में हर बदलाव के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। वैशाली की परंपरा को जीवित रखने के लिए अब राज्य के हर गांव में एक स्वाभिमान सभा होती है, जहां लड़कियां अपने निर्णय खुद लेने का अभ्यास करती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि प्रेम करना साहस है, पर खुद को खो देना मूर्खता है। हर लड़की को वैशाली की आखिरी बात सिखाई जाती है, मैंने प्रेम किया था पर अपनी पहचान नहीं छोड़ी, और जो प्रेम पहचान छीन ले वह प्रेम नहीं, मोह है। इन सब के बीच जब सदी बदली, तब एक इतिहासकार ने यह शोध करने की कोशिश की कि क्या माधव और वैशाली सच में थे या सिर्फ लोक कथा का हिस्सा है। उसने हर दस्तावेज छाना, हर पत्थर की इबारत पढ़ी, पर कहीं कुछ प्रमाण न मिला। थक कर वह उसी झरने के पास बैठ गया जहां उनकी प्रेम कथा शुरू हुई थी। वहीं पास में एक वृद्ध बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं माधव और वैशाली सच में थे? वृद्ध मुस्कुराया, आंखें बंद की और बांसुरी बजाता रहा। जब धुन समाप्त हुई तो वह बोला, अगर वो न होते तो यह धुन आज तक कैसे बजती? प्रेम अगर केवल इतिहास होता तो हवा इसे नहीं दोहराती। इतिहासकार कुछ नहीं कह पाया। उसने कलम बंद की, किताब बंद की और पहली बार समझा, कुछ चीजें प्रमाण नहीं मांगती, वे सिर्फ अनुभूति में जीती हैं। और माधव वैशाली की कहानी उन्हीं में से एक थी, जो शब्दों से परे सबके भीतर कहीं गहरे जिंदा थी, बिना नाम, बिना तख्त, बिना आवाज के, पर पूर्ण, सजीव और अमर। और इस तरह
जब रात गहराती है और पूरी धरती पर एक सन्नाटा पसर जाता है, तब भी उस राज्य के किसी न किसी कोने में कोई न कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने से पहले धीरे से फुसफुसाती है, कभी किसी के पास कुछ न हो तो घबराना मत, बस अपने दिल को साफ रखना, जैसे माधव ने रखा था, और अपने फैसले पर अडिग रहना, जैसे वैशाली रही थी। बच्चा सो जाता है, पर उसके सपनों में एक बांसुरी बजती है, एक राजकुमारी मुस्कुराती है और एक चरवाहा उसे जंगलों में रास्ता दिखाता है। वह गाथा अब मिट्टी की खुशबू में रची है, सावन की बूंदों में घुली है और खेतों में लहराती फसलों में गूंजती है। किसान जब अपने बैल लेकर खेत की ओर चलता है, तो कहीं न कहीं उसके पैरों के नीचे वही जमीन है जहां माधव ने कभी राजकुमारी के लिए रास्ता छोड़ा था। हर दीपावली पर जब मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, तो बुजुर्ग कहते हैं, ये दिया उस ज्योति की याद है जो उस चरवाहे के दिल से निकली थी, जिसने पूरे राज्य को रोशनी दी। शहर के सबसे बड़े नाट्यगृह में हर वर्ष जब नाटक होता है, तो नायक महल में नहीं, एक झोपड़ी से प्रवेश करता है। दर्शक तालियां बजाते हैं, पर वे जानते हैं यह अभिनय नहीं, उनका इतिहास है। और जब राजकुमारी मंच पर आती है, तो वह भारी गहनों में नहीं, सादी चादर में होती है, ताकि हर लड़की जान सके कि सुंदरता, सत्ता या सम्मान किसी लिबास से नहीं आता, वह आत्मा के तेज से आता है। समय ने बहुत कुछ बदला, नई पीढ़ियां आईं, नई भाषाएं बनी, नई सभ्यताएं उभरीं, लेकिन वह धुन नहीं बदली जो माधव की बांसुरी से निकली थी। वह प्रेम नहीं बदला जो वैशाली की आंखों से झलका था, और शायद कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी दिल धड़क रहा है जो निष्कलंक प्रेम को समझ सके, तब तक वह कहानी फिर जन्म लेगी, नई नामों में, नई जगहों में, पर उसी आत्मा के साथ जो सदियों पहले एक गरीब गवाले और एक साहसी राजकुमारी ने दुनिया को दी थी। और वास्तव में यह शुरुआत अब सिर्फ किताबों, लोकगीतों और कहानियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के जीवन में उतर चुकी है। उस राज्य में अब जब कोई बच्चा जन्मता है, तो माता पिता उसके कानों में कोई मंत्र नहीं, बल्कि यह वाक्य कहते हैं, तू सत्य बने, तू माधव बने, तू स्वाभिमान बने, तू वैशाली बने। और यही पहली पहचान होती है उस जीवन की जो उस प्रेम और विचारधारा की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। राज्य के झीलों और घाटों के पास अब भी कुछ बुजुर्ग अक्सर बैठे मिलते हैं, जो लकड़ी की छड़ी थामे दूर क्षितिज की ओर देखते हैं। कोई पूछे तो वे बस यही कहते हैं, हमने वो समय देखा है जब एक बांसुरी वाला पूरी सत्ता को झुका सकता था और एक लड़की अपने फैसले से पूरी पीढ़ी को सीधा कर सकती थी। उनके चेहरों पर गर्व होता है और उनकी आंखों में चमक, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रेम नहीं देखा, बल्कि वह परिवर्तन देखा है जो प्रेम से जन्म लेता है। वहां की पाठशालाओं में जब बच्चों को आत्मसम्मान और साहस पर निबंध लिखने को कहा जाता है, तो अक्सर उनके पन्ने उन्हीं दो नामों से भर जाते हैं, माधव और वैशाली। कुछ बच्चे चित्र बनाते हैं जिसमें एक साधारण लड़का राजा बना है और राजकुमारी ने अपना मुकुट उतारकर किसी गरीब बच्ची को दे दिया है। इन चित्रों को देखकर शिक्षक मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सिर्फ कला नहीं, एक चेतना है जो बच्चों के भीतर पल रही है। उधर जब भी किसी गांव में विवाद होता है और गांव की पंचायत उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाती, तो लोग कहते हैं, चलो पहाड़ी पर चलते हैं। वहां जाकर वे 1 घंटे चुप बैठते हैं, फिर वापस लौटकर समाधान निकालते हैं, क्योंकि वे मानते हैं जहां कभी माधव और वैशाली ने दुनिया के सबसे कठिन निर्णय लिए थे, वहां बैठकर आत्मा खुद ब खुद सही रास्ता बता देती है। कहते हैं, कुछ रातों में जब आकाश पूरी तरह साफ होता है, तो उस पहाड़ी के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी तैरती है। वैज्ञानिक कहते हैं वह एक प्राकृतिक प्रतिबिंब है, पर बुजुर्ग कहते हैं नहीं, वो माधव की बांसुरी और वैशाली की पायल की झलक है जो आज भी चल रही है। क्योंकि जहां प्रेम सत्य हो और त्याग आत्मा से निकला हो, वहां शरीर मिटते हैं,
पर आत्माएं नहीं। और वर्षों बाद जब वसुंधरा और माधव अब वृद्ध हो चले थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, पर आंखों में वही चमक बची थी जो कभी राजमहल की दीवारों को चुनौती देने वाले प्रेम में हुआ करती थी। गांव के बच्चे जब उनके पास आकर पूछते, दादा, क्या आपने कभी किसी राजकुमारी से प्रेम किया था, तो माधव मुस्कुराकर वसुंधरा की ओर देखते और वह बिना कुछ कहे हंस पड़ती। उन बच्चों को उत्तर की जरूरत नहीं होती, वे देख लेते थे कि प्रेम कैसा होता है, शांत, गहरा और बिना दिखावे के। वसुंधरा ने अपनी अंतिम सांसों तक उस पाठशाला को चलाया जहां लड़कियों को केवल पढ़ाया नहीं गया, बल्कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानना सिखाया गया। और माधव ने हर वर्ष अपनी पुरानी बांसुरी की एक नई धुन लिखी, कभी किसी नन्ही बच्ची के लिए जो पहली बार मंच पर गई थी, कभी किसी विधुर किसान के लिए जो दुख से टूटा था, कभी किसी युवक के लिए जो समाज से हारकर भागना चाहता था। उसकी बांसुरी सबकी आवाज बन चुकी थी। जब वसुंधरा का अंत समय आया तो वह वही झोपड़ी देखना चाहती थी जहां कभी पहली बार माधव ने उसे बांसुरी सुनाई थी। माधव ने झुककर उसकी हथेली थामी और कहा, हमने कोई सिंहासन नहीं पाया, कोई राज्य नहीं जीता, लेकिन हमने वह कर दिखाया जो राजा भी नहीं कर पाते, एक दिल को पूरी तरह समझा और अपनाया। वसुंधरा की आंखें भर आईं और उसकी अंतिम मुस्कान में जैसे पूरी कहानी बस गई। वसुंधरा के जाने के बाद माधव ने कोई और धुन नहीं लिखी। उसने बांसुरी जरूर हाथ में रखी, लेकिन बजाई नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सबसे अंतिम धुन वह थी जो वसुंधरा के साथ थी। उसने अपनी सारी लिखी धुनें एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रख दीं और उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, प्रेम अमर है। जब माधव भी इस संसार से विदा हुआ तो गांव में न कोई शोक था, न कोई क्रंदन, बस एक गहरी शांति थी, जैसे कोई बांसुरी दूर जंगल में अब भी धीमे धीमे बज रही हो। लोग कहते हैं उस रात झरने के पानी में कोई हल्की नीली रोशनी दिखी थी और बांसुरी की एक मधुर धुन जो हवा में बसी थी, समय से परे, प्रेम की अनसुनी भाषा में। और तब से हर उस इंसान के भीतर जो प्रेम में सच्चाई, संघर्ष और सम्मान ढूंढता है, माधव और वसुंधरा की कहानी फिर से जन्म लेती है। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह केवल 2 लोगों की नहीं, यह उन सभी की कहानी है जो दुनिया से नहीं, दिल से जीतते हैं। और कहते हैं उस गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था, जहां कभी माधव बैठकर बांसुरी बजाता था, वह आज भी खड़ा है, पहले से कहीं ज्यादा विशाल, घना और शांत। लोग उसे प्रेम वृक्ष कहते हैं। हर वर्ष प्रेम में पड़े 2 लोग वहां जाकर उसकी जड़ों को छूते हैं और एक वादा करते हैं, हम भी अपने प्रेम को स्वार्थ, डर और अहंकार से नहीं, सत्य, समर्पण और सम्मान से निभाएंगे। और अजीब बात यह है कि उस पेड़ के नीचे खड़े होकर यदि कोई दिल से कुछ मांग ले तो उसकी आंखों में एक धुन सी छा जाती है और उसे बांसुरी की एक क्षीण सी धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अज्ञात आत्मा कह रही हो, डर मत, तू प्रेम में थे, और प्रेम में जो गिरता है वही सबसे ऊपर उठता है। वक्त गुजर गया, पर वह गांव अब भी आम गांवों जैसा नहीं है। वहां के लोगों में एक सहजता है, एक विश्वास है। वे दूसरों पर जल्दी शक नहीं करते, जल्दी गुस्सा नहीं करते, और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे पानी के साथ एक कहानी भी परोसी जाती है, माधव और वसुंधरा की। और जब कोई बच्चा गलती करता है तो वहां उसे डांटने के बजाय पाठशाला के पिछवाड़े भेजा जाता है, जहां एक पत्थर पर खुदी इबारत पढ़नी होती है, जो खुद को समझ गया वह दुनिया को बदल देगा, जो सिर्फ दुनिया को बदलना चाहता है वह खुद को खो देगा। अब वह कहानी किताबों में नहीं, लोगों के स्वभाव में बस गई है। एक आम किसान जब अपने खेत में काम करता है और हल की मूठ से थककर बैठता है तो वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे छू गई हो। क्योंकि माधव और वसुंधरा अब सिर्फ नाम नहीं है, वे एक सोच हैं, एक प्रतीक हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, सच्चे प्रेम की बांसुरी कभी बंद नहीं होती। वह धुन अब भी हर उस दिल में बह रही है
जो सच्चे भाव से धड़कता है। और समय की धूल चाहे जितनी भी मोटी चढ़ जाए, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मिटती नहीं, वे मिट्टी में रच बस जाती हैं, हवा में घुल जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों की सांसों में उतर जाती हैं। उस गांव की गलियों में आज भी शाम होते ही जब लालिमा आसमान पर उतरती है, तो कोई न कोई बुजुर्ग दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता है और उनके होठों पर वही पुरानी धुन होती है जो कभी माधव की बांसुरी से निकली थी। अब वह धुन संगीत नहीं रही, वह प्रार्थना बन गई है। कुछ किशोर किशोरियां अब भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उस गाथा पर बहस करते हैं। कोई कहता है ऐसा प्रेम अब नहीं होता, तो कोई कहता है माधव जैसा त्याग करने वाला अब कहां मिलेगा। लेकिन फिर जब किसी का दिल किसी मासूम से स्पर्श में पिघलता है, जब कोई अपनी जिद छोड़कर सामने वाले के सम्मान को चुनता है, तब बिना कहे ही एक आवाज आती है, माधव अभी यही है, तुम्हारे भीतर। और इसी तरह एक न खत्म होने वाला चक्र चलता है। कभी कोई गरीब गवाला बनता है जो प्रेम में शालीनता लाता है, कभी कोई राजकुमारी जन्म लेती है जो समाज की बेड़ियां तोड़ने को तैयार होती है। वे भले ही अब झोपड़ी और महल में न रहें, वे आज के शहरों, गांवों, भीड़ भरी गलियों और अकेलेपन भरे कमरों में मिलते हैं।